नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉ पॉइंट इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश एडीपीओ की टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, कंडक्ट की जा रही है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। फिर भी मैं आप लोग से चाहूँगा कि यदि आप लोग को लगता है कि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसी बीच कुछ स्टूडेंट से बात करने के दौरान ये बात भी निकल के सामने आई कि बच्चों का सबसे मेन प्रश्न ये रहता है कि सर क्या एमपी एडीपीओ की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए, एमपी एडीपीओ की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके बारे में सबसे बेहतर आंसर यदि आपको कोई दे सकता है तो वो एमपीपीएससी दे सकता है। हमारा काम क्या है, 5 दिसंबर को एमपीपीएससी ने अप्रॉक्स डेट बोल दी है कि हम उस तारीख को एमपी एडीपीओ एग्जाम लेंगे। तो आपका काम क्या है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते, उस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी तैयारी करनी, ठीक है ना। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टेस्ट सीरीज आपके सामने लॉन्च की है। अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कम समय में तैयारी किस प्रकार से करनी है ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था एक दो वीडियो के माध्यम से पहले भी कि जिस प्रकार से हमने एमपी एडीपीओ के टेस्ट सीरीज को बनाने के लिए आपके एडीपीओ के जो 28 सब्जेक्ट हैं उनको हमने प्रॉपरली 8 पार्ट में डिवाइड किया है। उसी प्रकार से आप अपने सभी 28 वेरिएट को 8 पार्ट में डिवाइड करें और हर पार्ट को प्रॉपर तरीके से तैयार करते हुए चलें। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट प्लान लेकर के यहाँ पर आया हूँ कि किस प्रकार से टेस्ट सीरीज के लिए आपको पता है कि आईपीसी को हमने एक पार्ट में रखा था, महिलाओं के संबंधित अपराधों को हमने दूसरे पार्ट में रखा था। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आपको एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनको चूंकि हमने एमपी एडीपीओ के टेस्ट 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अनैतिक व्यापार अधिनियम 25 धाराएं हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 30 धाराएं हैं, ठीक है ना, घरेलू हिंसा 37 धाराएं हैं, दहेज प्रतिषेध 10 धाराएं हैं, अवशिष्ट रूपण 7 धाराएं हैं और लिंग चयन प्रतिषेध 34 धाराएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 अधिनियम महिलाओं से संबंधित आपके सिलेबस का पार्ट इनको बनाया गया है, इन 6 अधिनियम को आप एक साथ पढ़िए और जब इन 6 अधिनियम को आप कंप्लीट कर लें तो एक आप कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट बनाएं। उसको भी मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको प्रॉपरली उस चार्ट को बनाना है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी का चार्ट आपको इस प्रकार से बनाना है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर समझाने के हिसाब से बता रखे हैं। तो जैसे कि इन्फोर्समेंट और एक्सटेंशन डेट की, यानी कि कोई भी अधिनियम कब लागू हुआ है और उसका विस्तार कहाँ तक है। आपको पता है कि बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद से संपूर्ण भारत, यानी जम्मू कश्मीर को भी मिला दिया जाए तो संपूर्ण भारत पर लागू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कह सकते हैं कि 31 आपका जो अक्टूबर है 2019 के पहले से भी संपूर्ण भारत पर लागू थे और कौन कौन से एक्ट 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण भारत पर लागू हुए हैं। एक तो इसका आपको एक छोटा चार्ट बनाना पड़ेगा, इससे आपका वो पर्टिकुलर जो प्रश्न है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की सबकी अलग अलग धाराएं हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि मैं इमोरल ट्रैफिकिंग की बातचीत करूं तो वहां पर क्या बोलता है कि आपका 1 मई 1998 को वहां पर होता है। देन उसके बाद जैसे में कह सकते हैं कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस की बातचीत करें तो 26 अक्टूबर आपका 2005 में। तो ऐसे अलग अलग इन्फोर्समेंट डेट को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। डेफिनेशंस, कौन कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, डेफिनेशंस को भी आप वहाँ पे पर्टिकुलर डेफिनेशंस को उस चार्ट में ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन अभी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, चार्ट आप प्रॉपरली बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे घरेलू हिंसा की बातचीत करें तो वहां पर बहुत सारी डेफिनेशन है। तो प्रत्यार्थी कौन होगा, महिला पीड़ित महिला कौन होगी, ठीक है ना। तो उन सभी डेफिनेशन को व्यथित व्यक्ति कौन होगा, दहेज की परिभाषा क्या होगी, धनी अनुदोष, बहुत सारी डेफिनेशन वहां पर बताई गई है। प्रत्यार्थी कौन होगा, सेवा प्रदाता कौन होगा, साझी गृहस्थी का मतलब क्या माना जाएगा। तो उन डेफिनेशन को आप शुरुआत के साइटेशन के साथ उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2H में जो है तो यहाँ पर किसके बारे में बातचीत करता है, डाउरी। तो 2H में दहेज, ठीक है ना, जो आपका
डाउरी को डिफाइन करता है, तो आपको वो पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। फिर इसके बाद मेन प्रोविजन कौन कौन से हैं, तो जैसे आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की बातचीत करें तो सेक्शन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन आपकी 12 से लेकर के सेक्शन जो है आपका 12 से लेकर के मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 29 तक का वो पूरा जो चैप्टर 4 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किस प्रकार से की जाती है, धारा 17 से लेकर के आपकी धारा 22-23 तक कितने प्रकार के आदेश बताए गए हैं, अपील सभी कुछ आपका उस पर्टिकुलर चैप्टर में बताई गई है। महत्वपूर्ण प्रोविजन है, उनको भी आप साथ में ले सकते हैं। कॉग्निजेंस की बातचीत करें तो यहाँ पर अगली चीज देखिए, यहाँ पर यही बताई गई है कि अधिनियम के तहत जितने भी अपराध हैं वो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है और नॉन बेलेबल है। आज मानती हूँ कि एक ही अपराध बताया गया है वहां पर, ठीक है ना, तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। और 32-33 में वही है कि यदि प्रत्यार्थी अभिरक्षा आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके तहत वहां पर उसको 1 वर्ष तक की सजा, ठीक है ना, 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। ये सभी चीजें हमको पता है। तो कुल मिलाकर के अपील 29 सेक्शन जो है तो 29 में अपील हो सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर यानी कि इस प्रकार से आप पढ़ने के बाद कंपैरेटिव स्टडी यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बातचीत आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में आप बता दो, फिर इसके बाद आपका इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में आप बातचीत कर दो। तो कुल मिलाकर के आपका महिलाओं के संबंधित जो 6 प्रकार के एक्ट हैं, इन प्रकार के 6 एक्ट को बिल्कुल आप एनफोर्समेंट, एक्सटेंशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, मेन प्रोविजन क्या है, स्पेशल कोड कौन से कोई बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, कॉग्निजेंस कौन कर सकता है नहीं कर सकता है, नेचर ऑफ ऑफेंसेस अपराध की प्रकृति कैसे संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, जमानती है कि अजमानती, बेलेबल नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है ना। देन पनिशमेंट की बातचीत, तो पनिशमेंट की सेक्शंस कौन सी है, चैप्टर कौन सा है, अध्याय कौन सा है, वो चीज, अपील रिव्यू रिवीजन का प्रोविजंस किस प्रकार से किन धाराओं में किया गया है, स्पेशल कोई अपॉइंटमेंट है उस पर्टिकुलर एक्ट में तो उसको, और अदर प्रोविजंस। तो ये आपको समझाने के लिए जितना भी बड़ा चार्ट आप बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए मेरी बात समझिएगा कि एडीपीओ में 28 एक्ट है, माइनस मार्किंग है, तो एडीपीओ के इन 28 एक्ट माइनस मार्किंग से आप तभी पार कर पाओगे जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे। और 28 एक्ट की यदि आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको आप छोटे छोटे बंच में डिवाइड कर दीजिए। तो जैसा कि हमने एमपी एडीपीओ के टेस्ट प्लान में ये कर रखा है कि आपके इस 28 एक्ट को हमने कह सकते हो कि पहला एक बंच ये बना दिया, महिलाओं संबंधित 6 एक्ट को यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है ना। देन उसके बाद बालकों से संबंधित 3 एक्ट को हमने यहाँ पे शामिल कर दिया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश संबंधित 5 एक्ट को शामिल कर दिया। मोटर व्हीकल चूंकि एक बहुत बड़ा एक्ट है उसको हमने एविडेंस के साथ शामिल किया है, उसको आप बिल्कुल आराम से एक 217 धाराओं का उसको माइनर एक्ट भी कहना गलत होगा और मेजर एक्ट की कैटेगरी में आने वाला वो एक्ट है, तो इसको इस प्रकार शामिल किया। देन उसके बाद राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट को हमने इधर रखा, और लास्ट में कह सकते हैं कि जो विशेष विशेष संबंधित एक्ट को हमने इस प्रकार से यहाँ पर किया है। हम एडीपीओ एमपी एडीपीओ कह सकते हो कि क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, और अब यहाँ पर इसी प्रकार से क्लास में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन 5 एक्ट को पहले हम पढ़ाते हैं, 5-6 एक्ट को हम बेंच को पढ़ाते हैं, और बाद में उसकी कंपैरेटिव स्टडी हम नोट्स करवाने का प्रयास करवाते हैं, नोट डाउन करवाने का, क्लास में कंप्यूटर स्टडी करके नोट डाउन करवाने का क्लास में प्रयास करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कम समय है, 1 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी यदि आप प्लानिंग के साथ तैयारी करो तो मे बी पॉसिबल, मैं कहता हूँ मे बी पॉसिबल, संभावना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और मान लीजिए आप इसी प्लानिंग के साथ चलते रहते हैं और मान लीजिए भगवान करता है कि आपको डेट बढ़ जाती है, कुछ समय आपको और मिल जाता है भगवान चाहे तो ऐसी कंडीशन में वो मे बी पॉसिबल जो था, तो मैं कहता हूँ ना प्रिजम्पशन पढ़ते हो आप लोग तो धारणा कर सकता है कि हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद वो सेल्फ प्रिज्यूम में चला जाएगा साहब होगा, और मान लो आपको 1 महीने और मिल जाए, मान लो, मैं मानने में क्या जाता है, तो कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि पक्का है मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, 3 महीने मिल जाएंगे। अब उसके बाद भी कहोगे साहब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल वाली बातचीत है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अभी त्योहार भी आ रहे हैं और लगातार शादियों के बहुत सारे सीजन चालू होने वाले हैं। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी साहब, इस साल आपको एडीपीओ बन के निकलना है कि अगले साल एडीपीओ बन के दीपावली बनानी है, कि अगले साल अभी ऐसे ही आपको दीपावली बनानी है, ये आप डिसाइड कर लो। ये आपका डिसीजन है, ये आपका प्लान है। आप कोई भी प्लान बनाओगे हम आपके साथ हैं, एक अच्छे प्लान के साथ,
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि आपका कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी सलाह है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से मुझको बता सकते हो। मैं महाकालेश्वर मिश्रा फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।